नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंशु गुप्ता और मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज देव सिंह जी। आप सभी के सामने हम दोनों लाइव जुड़ चुके हैं और आज करेंगे कुछ विशेष मुद्दों पर विशेष चर्चा। सबसे पहले बात रमेश भिदोड़ी की कि आखिर क्यों उनके जो बोल है वो इतने बिगड़ गए कि उन्होंने शब्दों की मर्यादा को तार तार कर दिया और इस कदर बीएसपी के सांसद पे भड़क उठे, जैसे लगा कि वो किसी पुराने दुश्मनी को उसकी भड़ास निकालते वो नजर आए। आज बात उनकी करेंगे और बात हेमंता विश्व शर्मा की कि आखिर कन्हैया लाल कांड को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा, उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले आइए रमेश भिदोड़ी पर बात करते हैं कि क्यों सदन में उनके जो बोल है वो इतने बिगड़ गए, इस कदर बिगड़ गए कि आज तमाम, अगर हम टीवी चैनलों की बात करें तो आज का प्राइम टाइम रमेश भिदोड़ी के नाम पर होना चाहिए। पर क्या ये प्राइम टाइम रमेश भिदोड़ी के नाम पे है या नहीं, ये तो खैर आप अगर टीवी चैनल्स देखेंगे तो पता चलेगा। खैर नहीं देख रहे हैं तो हम आपको बताते हैं कि रमेश भिदोड़ी ने क्या कुछ कहा सदन में दानिश अली के बारे में। पहले वो उनके जो वक्तव्य थे, उनके जो शब्द थे वो आपको सुनवाते हैं। क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो सिरे अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना थी। बाहर देखो बोलने अभी रोज पढ़ रहे थे सर। इसरो ने 2019 से अब तक 52 दानिश अली के बारे में कहा। दानिश अली का अपना दर्द झलका है इस तरह के अपमानजनक शब्दों पर। क्या कुछ दानिश अली ने कहा, उनको भी आप सुन लीजिए। उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय होगा। आदरणीय स्पीकर साहब कार्रवाई करेंगे, नहीं तो मैं भरे मन से इस सदन को भी छोड़ने पर विचार कर रहा हूं, क्योंकि ये एक सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद है कि दानिश अली को कि उनके साथ न्याय होगा। मनोज जी, क्या लगता है ये न्याय कितने दिन में होगा? और उस न्याय की बात दानिश अली कह रहे हैं जिस लोकसभा के ऑफिशियल साइट से ये वीडियो को डिलीट कर दिया गया, इस वक्तव्य को डिलीट कर दिया गया। जी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो वीडियो देखने के बाद जो है मुझे बचपन के दिन याद आए। आप कभी भी जैसे बचपन में अगर आप गांव पे रही होंगी तो शायद आपको भी इस चीज का एहसास होगा कि जब दो महिलाएं गांव में जब किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा करती हैं तो जो गाली गलौज जो होती है, तो जिस स्टाइल से होती है वही स्टाइल जो है मुझे जो है आज नजर आया, मतलब ये वीडियो देखने के बाद मुझे नजर आया रमेश भिदोड़ी जी का कि जिस तरीके से जिस अंदाज में वो बोल रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि मर्यादा जो है कितना मतलब होना चाहिए, किस लिमिट को हम क्रॉस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो भूल जाना कहीं ना कहीं ये गलत होता है। और वही चीज मुझे आज इनका नजर आया कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर इन्होंने बोला और जो आरोप लगाया एक्साइटेड थे या फिर पुराने दिनों की वो खुन्नस निकाल रहे थे। देखिए अब एक्चुअली क्या है कि दानिश अली के साथ इनका निजी कोई अगर विवाद हो तो शायद कहा जा सकता है, लेकिन अभी तक मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया है कि मैं कहूं कि इनके कोई निजी उनके साथ विवाद हो या कोई ऐसा रहा हो टकराव जिसके कारण से उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन दानिश अली जी जो है वो बसपा से जो है वो मतलब एमपी हैं और अमरोहा से, अमरोहा जो है यूपी का एक मतलब लोकसभा सीट है और 2019 में ये चुने गए हैं वहां से जी। तो बसपा की सीट पे जीते हैं और यहाँ पे इससे पहले जो 2019 से पहले जो 2014 में वहां पे भाजपा की सीट हुआ करती थी और कंवर सिंह तंवर जो है वहां के विधायक हुआ मतलब सांसद हुआ करते थे।
तो उनको हरा कर ये आए हैं। तो अभी तक मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा कौन सा वाक्य है, ऐसी कौन सी घटना घटी है दानिश जी के साथ जिसके कारण से इन्होंने इस तरह का कमेंट किया। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि पूर्वाग्रह से हम ग्रसित होते हैं, तब इस तरह के जो है शब्दों को हम पेश करते हैं या का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से किया गया, ऐसा लगा कि जैसे वो बहुत ज्यादा उनको जानते हैं और उनके बारे में सब कुछ खुला हुआ है। और ऐसा लगा जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और वो संसद में चुन के आए, और ऐसा बहुत बार हुआ है कि कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति जो है वो संसद में चुन के आए, तो इंसान उस पर कभी बोल जाए तो ठीक है। लेकिन जहां तक दानिश अली की बात है, दानिश अली की जो छवि है वो बिल्कुल साफ है। इस तरह के अभी कोई भी आरोप उन पे नहीं लगे हैं। वो खुद जो है वो मतलब एक कहा जाए तो अच्छे पढ़े लिखे हैं, पॉलिटिकल साइंस से उन्होंने ये पीजी किया है, कॉमर्स भी पढ़ा हुआ है, मतलब उनकी शिक्षा भी अच्छी है। वैसे कंडीशन में इन पे किसी तरह का कोई आरोप जो है अभी तक है नहीं। और उस कंडीशन में अगर इस तरह का आरोप मतलब जो बोला गया, अगर कोई पहली बार उसे सुने और देख मतलब अगर दानिश अली को नहीं जानता तो उसे लगेगा कि ये कोई कौन सा व्यक्ति है जो आतंकवादी है जो यहाँ आ गया, और इस तरह की चीजें हो गई कि संसद में कोई आतंकवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति घुसा हुआ है और जनता उसे जिता रही है और उस तरह से बोला जा रहा है। तो ये अपने आप में बहुत सरप्राइजिंग है। लेकिन सरप्राइजिंग जो अगर हम बात करें जो स्पीकर पर्सन थे और जो तमाम उनके पीछे लोग बैठे थे रमेश बिधूड़ी के, वो हंसते हुए नजर आए। तो इतने टाइम में जब वो बोल रहे थे तो क्या इतने टाइम में अगर हम स्पीकर की बात करें तो उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो सही एक्शन लेके उनके शब्दों को वहीं विराम दे दे? जी देखिए, यही तो थोड़ी बहुत जो चीज कही जाए तो गलत है। हालांकि कई लोगों ने इस पे जो है आपत्ति जताई कि वहां बगल में ही हर्षवर्धन जी बैठे हुए थे और वो हंस रहे थे। तो एक चीज तो समझने वाली बात है कि मैं खुद भी कहूंगा कि जब पहली बार वीडियो देखा तो बोल क्या रहे हैं वो तो ज्यादा, लेकिन जिस बॉडी लैंग्वेज, इसीलिए मैंने गांव की महिलाओं की जो लड़ाई है उससे इसकी तुलना की कि उनका जो बॉडी लैंग्वेज था, जो शब्द थे, उन शब्दों का इस्तेमाल जो है वो बॉडी लैंग्वेज ही अपने आप में ऐसा था जिसको देख के अगर पहली बार कोई भी देखेगा कि अचानक जो है एक सभ्य समाज में आप अब संसद में आप बात कर रहे हैं और उस तरह से अगर आपका बिहेवियर अचानक बदल जाए तो वैसे कंडीशन पे पहली जो प्रतिक्रिया होगी, पहला जो रिएक्शन होगा कई लोगों का उस पे जो है वो ऐसा ही होगा जहां उसे हंसी आएगी कि या तो उसे गुस्सा आएगा, दो ही चीज हो सकता है जी। तो वही चीज था हर्षवर्धन। मुझे लगता नहीं है कि हर्षवर्धन जी इतने सुलझे हुए जो है वो सांसद हैं और उनकी छवि हमेशा से अच्छी रही है, तो उन मतलब इसका सपोर्ट करेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। और भाजपा के भी कई मुझे लगता है सांसद होंगे, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस चीज को सपोर्ट करेगा कि उनकी जो भाषा की जो शैली थी वो कहीं से भी सही थी। हालांकि किसी ने अभी तक कंडेम नहीं किया है मेरे ख्याल से। और ये जरूर है कि ऐसे जगह पे जो है जो स्पीकर थे उनको चाहिए था कि उसी समय उनको इस पे चुप कराना, और उसके लिए जो है शब्दों का विराम बेहद जरूरी था, लेकिन वो कहीं ना कहीं उतने टाइम पर वो नजर नहीं आया। देखिए और कभी भी आप देखेंगे जैसे कोई भी जब व्यक्ति जब बोल रहा होता है संसद में, अगर उसकी बात किसी भी तरीके से आपत्तिजनक होती है तो कई बार जो दूसरे दल के लोग होते हैं वो उस पर तुरंत शोर मचाते हैं और उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। बिल्कुल। आप देखिए जैसे अमित शाह ने जब अधीर रंजन चौधरी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि इनकी दो बातें गलत है, या तो ये माफी मांगे या इसको प्रूफ करे, तुरंत खड़े होके बोले। या उसी तरीके से जब जो हमने चला द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बातों पे अनुराग ठाकुर खड़े होकर बोले। बिल्कुल। तो ऐसे समय पे मुझे लगता है कि भाजपा के ही जो सांसद हैं उनको इसका विरोध करना चाहिए था और उनको बोलना चाहिए था कि ऐसी बातें नहीं होनी। तो ये जो कहीं ना कहीं एक जो है आपसे मतलब दिखता कि हाँ इसका कहीं ना कहीं भाजपा समर्थन नहीं करती है। हालांकि कई बार होता है जज्बातों में आके, आवेश में आकर हम इस तरह की चीजों को बोल जाते हैं। क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच में हम इतनी सारी चीजें बोल रहे हैं? एक तरफ हम उदयनिधि स्टालिन की बात कर लेते हैं कि वो इस तरह से सनातन धर्म को लेके बोल रहे हैं, लेकिन इस तरह की बयानबाजी किस हद तक किस मतलब मानसिकता को दर्शाती है? देखिए जाहिर सी बात है, अगर हम विधुरी जी की बात करें तो विधुरी जी का जो इतिहास रहा है तो उसमें ये मतलब कहा जाता है कि इनकी फैमिली बैकग्राउंड में भी काफी लोग जो भी हैं सब आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। तो जाहिर सी बात है कि हिंदूवादी हैं और उसी विचारधारा से जुड़े हैं। कॉलेज लाइफ में भी जो है ये एबीपी से जुड़े रहे।
खुद जो है एक लॉयर भी रहे हैं और 2003 लॉयर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी शब्दों के जो अगर हम बात करें यूज करने की, चयनित शब्दों चयन करने में इतनी जो है त्रुटियां उनके द्वारा हो रही है, तो कहीं ना कहीं लॉयर होने पे धिक्कार समझ में आता है। देखिए, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, जब कोई व्यक्ति बोलता है कि पढ़े लिखे लोगों को संसद में आना चाहिए, जाहिर सी बात है, लेकिन कई बार कहा मैंने कि पढ़ा लिखा होने का मतलब ये नहीं है कि वो बुद्धिमान हो जाएगा या कभी कभी समझदार तो हो मुझे जाएगा लालू या यादव उसके के अंदर वक्तव्य कुछ ज्यादा ही अच्छे लगने लगते हैं अगर कंपैरिजन करें इनकी तो। नहीं, मुझे लगता है कि अभी तक पूरे भारतीय इतिहास में के संसद के इतिहास में इससे बुरा जो मैंने अब देखा है या जो सुना है, पढ़ा है, उसके अनुसार से मैं कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि मतलब इतना इस हद तक की जो मतलब है कोई अगर शब्दों की मर्यादा को तार-तार करने वाला कोई भी ऐसा चीज पहले हुआ होगा। लेकिन उसको अगर हम देखें, इनको बर्खास्त करने के अलावा इनके ऊपर कार्रवाई करने के बजाय वो जो क्लिप थी, जो वीडियो थी, उसको जो है लोकसभा से डिलीट करवा दी गई। जी देखिए, यही चीज है। जैसे आप देखेंगे जब मानसून सत्र था तो उसमें से जो है अधीर रंजन चौधरी जी को जो है बर्खास्त किया गया था। उसके बाद जो है राज्यसभा से जो है संजय सिंह को है, इन सबको भी बर्खास्त किया गया किसी न किसी असंसदीय व्यवहार के कारण। तो मुझे लगता है इससे बड़ा असंसदीय व्यवहार का एग्जाम्पल कोई और नहीं होगा अभी तक, और ऐसे कंडीशन में जो है एक्शन लेना चाहिए। ये जरूरी भी है, क्योंकि ये आप एक सांसद को आतंकवादी कह रहे हैं, आतंकवादी, फिर जो गाली, जो पहला जो शब्द उन्होंने बोला, मतलब वो अपने आप में मतलब जो सड़क छाप वाली भाषा हो जाती है और संसद में उम्मीद नहीं की जाती है, और एक मतलब सांसद से कि आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें, तो ये गलत है। बिल्कुल। अब इसमें विपक्ष कितना अग्रेसिव है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अखिलेश यादव को आपको सुनवाते हैं कि किस तरह से अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर दी है। लोग केवल चेहरे से नहीं पहचाने जाते हैं, अपनी जबान से भी पहचाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के केवल एक नेता के ऐसे विचार नहीं हैं। अगर हम पुराना उठा करके देखें तो बहुत सारे नेता ऐसे मिलेंगे जिन्होंने न जाने कितनी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में उन्होंने टिप्पणियां की हैं। और फिर हमारा देश सेकुलर है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और लोकसभा में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, इनको हमेशा हमेशा के लिए पाबंदी लगा देनी चाहिए। पूरी पाबंदी इन पर हो जिससे कि ये चुनाव भी न लड़ पाएं। ऐसी पाबंदी लोकसभा को इनके ऊपर लगानी चाहिए। देखिए, डेमोक्रेसी और दुनिया हमारी डेमोक्रेसी को बहुत करीब से देख रही है कि हमारे देश के लोग या वहाँ की जो लीडरशिप है, जो सरकार है, वो क्या फैसला लेती है। और नई लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का ये परिचय होना, पहले तो एक महाझूठ उन्होंने पेश किया बिल के माध्यम से, और फिर उन्हीं के लीडर की ये भाषा, शायद ये नई दिशा में भारत को ले जाना चाहते हैं। हमें उम्मीद है देश की जनता देख रही है और देश की जनता इसका जवाब देगी। दानिश अली जो सांसद हैं वो केवल बहुजन समाज पार्टी के सांसद नहीं हैं, ये बात मत भूलें आप। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जब गठबंधन था उस समय के वो चुने हुए सांसद हैं, और अगर उनके ऊपर टिप्पणी की गई है तो मानहानि का दावा अगर हो रहा है तो लोकतंत्र का जो मंदिर है, हमें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा। और ऐसे लोग जिनकी जुबान इतनी खराब है उनको पूरी उम्र के लिए पाबंदी लग जाएगी कि चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो क्या सर मानहानि के दावे को लेकर के आप भी कुछ दावा? हमें उम्मीद है कि लोकसभा में जो सांसद बैठे हैं और जो लोगों ने देखा है उसमें कार्रवाई होगी। धन्यवाद। तो सुना आपने अखिलेश यादव को कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। अब आपको सुनाते हैं तेज प्रताप यादव, उनकी क्या प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है, उनको भी आप। और इनका कोई राइट नहीं बनता है कि किसी को जो सदस्य हैं सदन में उसको इस तरीके के शब्द का भाषा का प्रयोग करें, और ये निंदनीय है पूरे तरीके से। पूरे भारत के लोग इनका आचरण, जो भाजपा का जो आचरण है, पूरे तरीके से लोग देखने का काम कर रहा है कि किस तरीके से अपने भारत को
मातृभूमि को किस तरीके से लोग खंड खंड तोड़ने के लिए और भाई भाइयों को लड़वाने के लिए ये लोग हथडंडा अपनाने का काम किया। ये लोग संविधान को नहीं मानता, ये लोग तिरंगे झंडे को भी नहीं मानता। तो इसलिए हम कहेंगे कि इसके ऊपर प्रधानमंत्री सख्त से इनके ऊपर कार्रवाई हो, इन पर भी मुकदमा चलना चाहिए। इस तरीके का असंसदीय भाषा का प्रयोग करना लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा घात है। तो तेज प्रताप यादव को आपने सुना। अब इन लोग सभी यही बात कर रहे हैं कि हाँ बहुत निंदनीय है, इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए बीजेपी को और इस तरह से सांसद को नहीं बोलना चाहिए। और एक तरफ इन सभी विपक्ष की प्रतिक्रिया सुन ले और दूसरी तरफ हम दानिश अली की बातों को सुन ले कि वो उनका मन इतना भर गया है कि वो सदन को छोड़ने की भी बात कर रहे हैं कि अगर छोड़ना पड़ा तो मैं जरूर विचार करूंगा कि मैं इसको छोड़ दूं। इस पे क्या कुछ अगर कार्रवाई की हम बात कर ले, क्या कुछ प्रावधान बनेंगे इसको लेकर? जिस तरह से रमेश बिधूड़ी ने अपनी बातें रखी, क्या मानहानि का भी मुकदमा किया जा सकता है? क्या प्रावधान होंगे कार्रवाई की बात करें तो? देखिए, जहां तक मानहानि की बात है तो अखिलेश यादव जी ने कहा ही कि इस पे जो है मानहानि का केस बनेगा और वो लोग फाइल करने की तैयारी भी कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, और इसका तो पूरा प्रूफ है, तो मानहानि बनता ही बनता है। लेकिन देखिए, अभी जैसे दानिश जी ने जो है एक स्पीकर को ओम बिरला जी को जो है लेटर लिखा है। लेटर में उन्होंने अपनी जो भी व्यथा लिखी है और उस पर मांग की है कि उन पे कार्रवाई हो। और अब कार्रवाई कितनी जल्दी होती है, क्या होती है, क्योंकि संसद तो अब जो है अनिश्चितकालीन जो है उसे स्थगित कर दिया गया है, तो अब उसका क्या होगा ये तो चीजें अभी तय होना, क्योंकि अब तो शीतकालीन सत्र ही होगा, तो उस समय इन पे क्या कार्रवाई होती है, तो ये एक समय है। इस बीच में कभी भी ये फैसले लिए जा सकते, अगर कल भी होता तो तुरंत फैसला लिया जा सकता था, लेकिन अभी जो है ये फैसला लेने में और समय भी लग सकता है, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे दो ही चीज है, एक जो है इन पे जो है कहा जाए तो जैसे सस्पेंड किया जाता है, तो सस्पेंशन भी जो होता है वो होता है कि एक सत्र के लिए, 2 सत्र के लिए, या ये हो सकता है कि ये पूरे लोकसभा का जो सत्र, जैसे 17वीं लोकसभा, तो 17वीं के लिए भी किया जा सकता है। हो सकता है कि अगर स्पीकर को लगे या इस पे एक्शन पे जाए, तो हो सकता है कि चूंकि ये बिल्कुल ही अशोभनीय थी, मतलब ऐसी चीजें नहीं हो, मतलब कहते हैं एक्सेप्शन होना, गली मोहल्ले वाले जो गुंडे होते हैं उस तरह की जो लैंग्वेज है वो तो ये भी हो सकता है समझ में आती है कि इस पे जो है आजीवन जो उनको चुनाव लड़ने पे भी जो है प्रतिबंध लग सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और जैसे कई लोगों ने इस तरह की बात भी रखी है कि इन पे लगना चाहिए, तो वो चीजें हैं, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये चीज तो तय है कि इनको मानहानि का केस झेलना पड़ेगा, और मानहानि का केस तो होगा ही होगा। वो अखिलेश जी ने भी कहा इस बात को, और मुझे लगता है कि दानिश जी भी करेंगे ही करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनकी बातों का समर्थन करते हैं, तो इसलिए ये मजबूरी है या जो भी चीजें हैं, लेकिन करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो लेकिन अब जो सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस पे बीजेपी का एक्शन क्या होगा। बिल्कुल, अगर हम बीजेपी के एक्शन की तरफ अगर ध्यान दें तो उस तरफ से कोई उतनी खास प्रतिक्रिया नहीं आई है। अगर हम ऑफिशियल साइट की बात करें और जो ऑफिशियल लोग हैं उनकी बात करें, उनकी तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं जी, किसी भी प्रवक्ता की जो है इस पे कोई अभी प्रतिक्रिया नहीं आई है, तो ये एक देखने वाली बात होगी। और ऐसे खास तौर से जो चर्चा, तो मुझे जैसे टीवी की बात कहूँ तो मुझे तो लगता है कि ऐसे ये वास्तव में बहुत अशोभनीय। और ऐसे समय पे ही जब अगर पत्रकार, मुझे नहीं पता कि अभी टीवी चैनल्स ने इस पे कोई डिबेट किया है या नहीं किया है, हालांकि अगर कहें कि सोशल मीडिया पे जो है वो तो चल रहे हैं, लेकिन डिबेट होना चाहिए कि क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना कितना सही और गलत है, तो वो होना चाहिए, लेकिन नहीं करना ये गलत है। तो चुप्पी साध के आज भाजपा का बैठना या मीडिया का, मैं सिर्फ टीवी की बात कर रहा हूं, ना कि बाकी के, मैं कई टीवी चैनल्स के जो सोशल मीडिया हैं उस पे तो चीजें आई हैं, लेकिन कहा जाए कि अगर टीवी चैनल्स पे डिबेट्स, जब आप छोटी छोटी बातों पे डिबेट कर लेते हैं कि उसने ये क्यों कह दिया, तो वैसे पे मुझे लगता है इससे बड़ा तो कोई मुद्दा नहीं मिलना चाहिए, और इस पे डिबेट्स भी होने चाहिए। लेकिन हालांकि ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, अभी तक हमने तो नहीं देखा, तो ये है। बिल्कुल, ये तमाम अगर हम बातें कह ले, एक तरफ हम जहां रमेश बिधूड़ी को देख रहे हैं, दूसरी तरफ अगर हम हेमंता विश्व शर्मा की बात करें तो उन्होंने भी कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं दी हैं। एक तरफ अगर हम कुछ दिन पहले जाएं
तो हिंदू धर्म को टारगेट करने की बात थी। अब जो इस तरफ से अगर हम प्रतिक्रियाओं की बात कर ले या बयानबाजी की बात कर ले, तो मुस्लिम धर्म को टारगेट करने की बात हो रही है। वोट बैंक की राजनीति बचाने और वोट बैंक की राजनीति करने की तरफ अगर बयानबाजी की बात करें, वो देखते हुए प्रतीत हो रहा है ऐसा कुछ। और हेमंता विश्व शर्मा ने भी इसको लेके कुछ प्रतिक्रियाएं दी है। भरे स्टेज पे, भरे सभा में उन्होंने क्या कुछ कहा कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर, पहले वो आपको सुनाते हैं, फिर समझते हैं कि हिंदू, मुस्लिम और सनातन धर्म को लेकर क्या कुछ इस तरह की बयानबाजी करना लगातार क्या वोट बैंक की राजनीति ही है सिर्फ? अगर असम में ये करता था ना, जम देवता भी उनको बसा नहीं सकता है। मैं उधर ही सब छुट्टी कर देता। उधर कन्हैयालाल कांड हुआ और 5 मिनट में दूसरा कांड का भी न्यूज टीवी में आना पड़ेगा। आप लोगों से डीजल से भी छुड़ाएगा, पेट्रोल से भी महंगा करेगा, और वही पैसा का कुछ आप थोड़ा बहुत वहां रख देगा और बाकी पैसा आपका अपना काम के लिए आप खर्चा करेगा। तो सुना आपने कि हेमंता विश्व शर्मा ने क्या कुछ कहा। उनका रुख बहुत साफ था कि कन्हैया कांड, अगर कन्हैयालाल कांड मेरे यहाँ होता तो हिसाब बराबर कर देता असम के सीएम जो बोल रहे हैं, और कुछ ही मिनट में दूसरे कांड की भी न्यूज टीवी पर जो है सामने आ जाती कुछ ही दिनों में जी। तो इतना खुल्लम खुल्ला, मतलब ठीक है, कन्हैया कांड सभी अगर देखे तो उससे सभी के जो दिल है वो तार तार हो गए थे कि जिस तरह से खुलेआम जाके उनकी गर्दन को जो है काट दिया गया, और ये बहुत मतलब निंदनीय है बिल्कुल। और इस तरह की बात एक मुख्यमंत्री होकर और आप कह रहे हैं, तो ये किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? अगर हम राजनीति की बात कर ले तो वो किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? देखिए, अब यही जो चीजें हैं, अगर दोनों मैटर को देखें, जैसे जिस तरीके से रमेश बिधूरी जी ने संसद में बोला और जिस तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो जयपुर में बोल रहे हैं, ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं ये चीज दिखा रहा है कि अब जो है जी, खास तौर से ये जो लड़ाई हो गई है, वो न चाहते हुए भी कहीं ना कहीं मामला सब तरफ से हटाकर जी, आप कितना भी कर लीजिए, फिर बात घूम फिर के एक ही जगह आ गया है, वो है हिंदू मुस्लिम। अब इसी मैटर पे अभी 5 राज्यों में भी चुनाव होंगे और इसी मैटर पे आपको केंद्र में चुनाव होंगे। जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं वो इसी मैटर पे चलेगा। अब इसमें दोष जो है आप किसी को भी दीजिए, लेकिन जिस तरीके से सनातन धर्म पे जब हुआ था तो भाजपा जिस तरह से एग्रेसिव हुई और इंडिया अलायंस जो है इस पे डिफेंड के पोजीशन पे थी, डिफेंडिंग पोजीशन पे वो नजर आ रही थी। लेकिन जिस तरीके से अब अभी ये जो 2 केसेस आए हैं, ये दोनों केसेस बताते हैं कि सिर्फ अब हिंदुओं में कोई ये नहीं बताना कि हिंदू तुम्हें कोई गाली दे रहा है, अब ये भी कि अब तुम्हारा भी वक्त आ गया है कि तुम्हें भी जो है सामने जो है आना है और मुखर होकर आना है, और अगर सामने वाले को अगर तुम्हें बोलता है तो तुम्हें भी उसका जवाब देना है। ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आक्रामक हो जाओ हिंदुओं, जो मुझे एक प्रतीत होता है, और ये कहीं ना कहीं हिंदुओं को यूनाइट करने की कोशिश की जा रही है, और इसलिए जो है इस तरह के बयान आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ऐसी चीजों पे ही जब कहा जाए, मैं तो साफ कहूंगा कि ऐसे चीजों पे सुप्रीम कोर्ट को और चुनाव आयोग को, दोनों को स्वतः ही संज्ञान लेना चाहिए ऐसे स्टेटमेंट्स पे। ये वेट करने वाली चीज नहीं है कि कोई कंप्लेन करेगा तब आप करेंगे, क्योंकि ये दोनों मामले ऐसे हैं। हालांकि ये रमेश बिधूरी जी के मामले में सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये संसद भवन के अंदर का मामला है, तो ये जो है उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर बिल्कुल। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने जिस तरीके से बोला, हालांकि मुझे लगता है कि देखिएगा आप 1-2 एफआईआर दर्ज हो जाएंगे उन पे, लेकिन इसका कितना प्रभाव पड़ेगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये चीजें दिखा रहा है कि अब जो है देखिए, हम अधिकारों के लिए लड़े अच्छी बात है, हम अपने धर्म के लिए भी लड़े अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है। अपने धर्म की आजादी, अपने धर्म की स्वतंत्रता, और दूसरा हमारे अपने धर्म का सम्मान बहुत जरूरी है। अगर हमारे धर्म
को कोई बुरा बोलेगा तो जाहिर सी बात है हमें हमारा हक है कि हम उसका विरोध करें, लेकिन विरोध का मतलब ये नहीं है कि हम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें जिससे कि खून खराबा की स्थिति पैदा हो जाए। और ये स्टेटमेंट अपने आप में बताता है कि अगर इस मतलब कहीं ना कहीं दंगों को समर्थन देने वाली जो प्रवृत्ति है वो इससे जाहिर होती है, और इसलिए जो है मुझे लगता है कि ये चीजें कहीं से भी सपोर्ट करने लायक नहीं है, और इस पे जो है स्वतः ही जो है कम से कम सुप्रीम कोर्ट पे इसको संज्ञान में लेने की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि ये मुझे लग रहा है कि कहीं ना एक जानबूझ के भी इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं कभी कभी, क्योंकि इससे क्या होता है कि जितने हिंदू हैं उनके अंदर जोश भरता है, और वो जो है कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये जो है जो हिंदू कट्टर हिंदू जो हैं, या जो मतलब लिटरली जो है इन जो हिंदू मुस्लिम के चक्कर में जो है इस वो तरह के इतने विवाद जो ढूंढते हैं, हाँ, हम उनकी बात कर लेते हैं, जो हर एक वक्त पे उनको सिर्फ एक मुद्दा चाहिए होता है कि कहाँ हिंदू हो रहा है, कहाँ मुस्लिम हो रहा है, वहां वो अपनी गर्दन जो है लगाने की कोशिश करते हैं। तो इससे जो है कहीं ना कहीं एक जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, देखिए एक चीज तो हमें समझना पड़ेगा कि आप ठीक है हिंदू यहाँ बहुसंख्यक है, चीजें हैं, और हम हमेशा कहते हैं कि हम अल्पसंख्यकों का पूरा ध्यान रखते हैं, चीजें रखते हैं, लेकिन जब इस तरह की बात होती है जहाँ संसद में बैठा हुआ नेता मतलब व्यक्ति जो है अगर ये बात करे, या देश का मतलब एक राज्य का मुखिया जब इस तरह की बात करे कि अगर ऐसा होता हमारे यहाँ तो हम तो मतलब 5 दिन में उसका असर आप खबर सुन लेते, तो दूसरी ये खबर अपने ये कहीं ना कहीं आप सोचिए कि असम में जो मुसलमान हैं उनके अंदर क्या डर बैठेगा। तो ये जो है भले वो बोल राजस्थान में रहे थे, लेकिन संदेश सिर्फ राजस्थान के कोई नहीं था, ये संदेश असम को भी था और पूरे देश को है कि कहीं ना कहीं इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी। हालांकि ये मैं भी कहूंगा कि कन्हैया के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, इस तरह वो अतिवादी है, तो ये भी जो है अतिवादिता ही कहा जाए कि इतना ज्यादा मतलब अगर आप इस तरीके से पेश आते हैं तो ये मतलब सीधे सीधे एक धमकी है, गुंडा राजनीति, सीधे सीधे हम कह ले तो गुंडा राजनीति की तरफ ये आपके जो बोल हैं वो इशारा करते हैं कि आप अपने असम में राजस्थान की जनता को संबोधित करने के दौरान सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि असम में भी एक गुंडा राजनीति की प्रवृत्ति को दर्शाने वाला वक्तव्य दे रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज एक और कहूंगा कि देखिए अब एक चीज देख रहा है, जैसे पहले कई बार हम लोग कांग्रेस को कहते हैं कि आप जो है चुप हो जाते हैं, राहुल गांधी को कहते हैं, लेकिन ये देखिए कई मुद्दे ऐसे हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साधे हुए है। पूरे इस मुद्दे पे भी चुप्पी साधी है, द्रौपदी मुर्मू के भी मामले में चुप्पी साधी है, या कई मामले ऐसे आते हैं जहां भाजपा एकदम सुन्नवट्टा सन्नाटा हो जाती है, मतलब ऐसा लगता है कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ बोलने के ही मूड में नहीं होते हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं इसको कहते हैं साइलेंट समर्थन देना, जो गलत है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि इस तरह की चीजें जब आती है तो आज की डेट में अल्पसंख्यक जो खास अल्पसंख्यक मैं नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ मुस्लिम समाज को कहूंगा, कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज में एक असुरक्षा की भावना तो पैदा होती है। बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है इस पे जो है खास तौर से अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं तो पूरे देश का प्रधानमंत्री हूं, तो मुझे लगता है ऐसे चीजों पे आके प्रधानमंत्री को इस पे जरूर जो है अपने मतलब, लेकिन प्रधानमंत्री ही नहीं, अगर हम बात करें किसी बीजेपी के एक ऑफिशियल लीडर की बात कर ले, प्रवक्ता या जो कम से कम वही बयानबाजी कर दे, क्योंकि जब हम मणिपुर जैसी घटना देखते हैं तब प्रधानमंत्री मोदी को मजबूरी में बोलना पड़ता है, वो भी कुछ ही सेकंड के लिए वो बोल पाते हैं। तो चलो ठीक है, आप इस मुद्दे पर ना ही बोले तो बेहतर है, कम से कम उस आपके प्रवक्ता बोले, गृह मंत्री किसी की तरफ से भाजपा का पक्ष रखना जरूरी है, सरकार का पक्ष रखना जरूरी है, क्योंकि सरकार का एक व्यक्ति अगर इस तरह से दंगे कराने की बात करता है संसद में, इस तरह से जब किसी को आतंकवादी बोलता है, तो कल तो अब एक्चुअली क्या है, संसद में भी जो है ना भाषा की मर्यादा खत्म होती जा रही है, और मुझे लगता है कि अगर आज ये हाल है तो 15 से 20 साल बाद तो मुझे लगता है लोग गाली गलौज से बात करेंगे और फिर बिल्कुल वो दौर भी आएगा। अभी हम इस दौर में हैं कि हम संसद में ये सुन रहे हैं कि उग्रवादी, आतंकवादी और फिर एक जाति विशेष के व्यक्ति को इस तरह से बोला जा रहा है। वो दौर भी आएगा जब हम गाली गलौज वाली वीडियोस भी देखेंगे। हाँ, जब 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, उसके तहत जो है महिलाएं बैठी होंगी और उनके बीच में
तेरी माँ की, तेरी बहन की, तेरी हाँ, इस तो तरह इस की तरह की गाली-गलौज जो है से गाली शब्द, गलौज वाली भाषा आ बिल्कुल। जाएगी। और शायद हमें वो इमेजिन करना, आज से अब हम इमेजिन करना शुरू कर देते हैं कि बिल्कुल। संसद में अब इस तरह की भी भाषा का यूज हो, तो कोई नया नहीं है और हम इसे देख सकते हैं। अब बिल्कुल। जैसे आप देखिए, पहले टीवी, जब टीवी चैनल्स, टीवी बताओ, फिल्मों में आते थे, हम्म। तो एक कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा जो है धर्मेंद्र का एक डायलॉग हाँ। है, जो बहुत ज्यादा फेमस है। तो जी। ऐसा क्यों बोलते थे? क्योंकि हम गाली नहीं दे सकते, तो उसको एक अलग तरीके से बोलो। पर दिखाया। कई गाली, लेकिन अब जब से ओटीटी प्लेटफॉर्म आया, अब देखेंगे अब गालियां जो है हाँ, धड़ल्ले से बिल्कुल। चलती अगर है। हम गालियों का एक ट्रेंड सेट हो गया कि अगर हम गाली दे रहे हैं हाँ। तो हम बहुत कूल लगेंगे और ये अपनी भड़ास निकालने का एक तो अच्छा अब मुझे लगता है साधन हो कि गया जिस है। तरह से अब टीवी में भी या ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अब गालियों को एक्सेप्ट कर लिया, जनता ने भी एक्सेप्ट कर लिया, बिल्कुल। तो अब संसद भी जो है, मुझे लगता है इन गालियों को जो है 10-20 साल के अंदर जो है एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर ये कूल सांसद हो जाएंगे, मुझे लगता है। बिल्कुल। अब खैर इस मामले पे देखते हैं क्या कोई कार्रवाई की जाएगी रमेश भिदोड़ी के ऊपर या नहीं, या फिर किस तरह अभी देखिए, कार्रवाई तो विपक्ष होगी इसको ही। कितना भुनाता है, किस तरह से भुनाने की कोशिश करता है, ये भी देखने वाली बात होगी।